अध्याय 175 सुपरस्टार 2। ये श्वान ने महाप्रबंधक की ओर देखा और थोड़ा अजीब महसूस किया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने विशेष रूप से किसी का अभिवादन किया हो। किसी को कैसे पता चला कि वो यहाँ है? हालांकि ये श्वान ने फिर भी महाप्रबंधक का अभिवादन किया और सभी फ्रंट डेस्क की ओर चले गए। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए महाप्रबंधक ने चलते हुए कहा, क्या आपका आरक्षण है? मैं आपको हमारे होटल का गोल्ड कार्ड दे सकता हूँ। भविष्य में आपको सीधे चेक इन करने के लिए केवल एक सदस्यता नंबर प्रदान करने की आवश्यकता होगी। लियू यानरान ने महाप्रबंधक की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने जवाब दिया, धन्यवाद, मैंने पहले से ही प्रेसिडेंशियल स्वीट्स बुक कर लिए हैं। शंघाई इंटरनेशनल होटल शंघाई में एक बेंचमार्क था। प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 680,000 युआन प्रति रात थी। अगर कोई और ग्राहक होता तो महाप्रबंधक थोड़ा उत्साहित होते। हालांकि महाप्रबंधक को लगा कि ये श्वान और अन्य लोगों के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करना बहुत सामान्य बात है। एक शीर्ष उद्योगपति के लिए, जिसे यात्रा करने के लिए 600 मिलियन युआन के बेड़े की आवश्यकता थी, 680,000 युआन प्रति रात पहले से ही बहुत सस्ता था। ठीक है, महाप्रबंधक ने तुरंत गोल्ड कार्ड लिया और उसे दोनों हाथों से ये श्वान को सौंप दिया। ये आपका एक्सक्लूसिव गोल्ड कार्ड है। भविष्य में आप अपने सदस्यता कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। ये श्वान नहीं हिला। लियू यानरान ने उसकी ओर से ले लिया। मैं युवा स्वामी की सचिव हूँ। धन्यवाद। सुंदर और गरिमापूर्ण लियू यानरान को देखकर महाप्रबंधक ने अपने आश्चर्य को दबा दिया। तुलनाएं वास्तव में गुस्सा दिलाने वाली थीं। एक 8 या 9 साल के बच्चे को स्वर्ग की अप्सरा जैसी सचिव मिल गई। कितना ईर्ष्याजनक। कमरे का कार्ड मिलने के बाद ये श्वान सभी को ऊपरी मंजिल पर स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ले गया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनकी दृष्टि तुरंत स्पष्ट हो गई। विशाल स्वागत क्षेत्र बहुत आधुनिक और शानदार था। प्रेसिडेंशियल स्वीट में 2 बेडरूम थे, मास्टर बेडरूम और एक क्लोकरूम। बिस्तर उत्कृष्ट रेशमी कपड़े से बना था। ये छूने में नरम और आरामदायक था। ये श्वान अपने कपड़े पहने हुए बिस्तर पर लेट गया। उसने अपना फोन निकाला और अपनी छठी बहन ये मेंग को फोन किया। कुछ देर बजने के बाद कॉल उठाया गया। उसकी छठी बहन ये मेंग की मीठी आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई। शाओ श्वान, तुमने अपनी छठी बहन को क्यों फोन किया? क्या तुम जिनलिंग से शंघाई जा रहे हो? ये मेंग के बोलने के बाद उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। उसे अपने छोटे भाई की सबसे ज्यादा याद आती थी। इसके अलावा उसने वास्तव में उसे कुछ समय से नहीं देखा था। उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। ये श्वान ने पलकें झपकाईं और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी छठी बहन से झूठ बोलने का फैसला किया। मुझे अभी जाने की जल्दी नहीं है। मैंने जो हवाई टिकट बुक किया है उसके अनुसार अभी रवाना होने का समय नहीं हुआ है। पहले मेरे बारे में बात नहीं करते हैं। छठी बहन, तुम अभी कहाँ हो? अरे वाह, शाओ श्वान को अपनी बहन की परवाह करना आता है। तुम सच में बड़े हो गए हो। ये मैंग मधुर मुस्कान के साथ बोली, मैं फिलहाल लिंगलिंग ब्यूटी के मुख्यालय में एक विज्ञापन की शूटिंग कर रही हूँ। मैंने पहले ही शूटिंग टीम से पूछ लिया है। थोड़ी देर में मेरी शूटिंग खत्म हो जानी चाहिए, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ये मेंग जितना बोलती गई, उसकी आंखें उतनी ही कोमल होती गईं। ये श्वान ने पहले ही अपनी बहन को सरप्राइज देने की योजना बना ली थी, इसलिए उसने लापरवाही से कहा, छठी बहन, परेशान मत हो। पहले अपना काम ठीक से खत्म करो। वैसे भी तुमने मुझे अपना कार्य पता पहले ही दे दिया है। ज्यादा से ज्यादा जब मैं पहुंचूंगा तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। नहीं, मत। ये श्वान के शब्द सुनते ही ये मेंग ने तुरंत उसे मना कर दिया। ये मेंग ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ये कैसे होने दे सकती हूँ? तुम अभी भी बच्चे हो। तुम अकेले कैसे घूम सकते हो? तुम्हें मेरा आज्ञाकारी होकर इंतजार करना होगा और मुझे तुम्हें लेने देना होगा। ये मेंग को ये श्वान को अकेले घूमने देने की हिम्मत नहीं हुई। वो इतना सुंदर था। क्या होगा अगर बुरे लोगों ने उसका अपहरण कर लिया? ये श्वान पूरे परिवार का लाडला था और उसका दिल उसके लिए दुखता था। वो उसके साथ कुछ भी होने नहीं दे सकती थी। ये अपनी नींद में चले गए कि सुरक्षा के बारे में सोचते हुए ये मेंग को तुरंत एहसास हुआ कि उसके पास ये अपनी नींद में चले गए बहुत सी बातें हैं। इसलिए उसने एक अपेक्षाकृत दूर का कोना ढूंढा और ये श्वान को बार बार याद दिलाना शुरू कर दिया। जब तुम अकेले हवाई जहाज से जाओगे तो एयर होस्टेस द्वारा दिए गए भोजन और पानी के अलावा तुम दूसरों द्वारा दी गई कोई भी चीज नहीं खा सकते, समझे? इसके अलावा अगर कोई तुमसे जानकारी मांगे तो किसी को कुछ मत बताना। तुम्हें अपनी गोपनीयता की रक्षा करनी होगी। और ये श्वान चुपचाप सुनता रहा।
समय समय पर वो कहता कि वो समझ गया और उसे याद है, ताकि फ़ोन के दूसरी तरफ उसकी बहन निश्चिंत हो सके। वो जानता था कि उसकी छठी बहन भी उसके बारे में चिंतित थी और उसके दिल में गर्मी महसूस हुई। कॉल 20 मिनट से ज़्यादा चली और फिर ये मेंग ने अनिच्छा से फ़ोन काट दिया। लियू यानरान बगल में इंतज़ार कर रही थी। जब उसने ये श्वान को फ़ोन काटते देखा तो उसने ईर्ष्या से कहा, युवा स्वामी का अपनी बहन के साथ कितना अच्छा रिश्ता है। ये श्वान ने सिर हिलाया और उसके होठों के कोने अनजाने में मुड़ गए। मेरी सभी बहनें बहुत अच्छी इंसान हैं, वे सभी मेरी बहुत परवाह करती हैं। फिर ये श्वान ने अपना फ़ोन निकाला और बायदू पर लिंगलिंग ब्यूटी के मुख्यालय का पता खोजा। उसने कहा, मुझे यहाँ ले चलो, मैं अपनी छठी बहन को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। लियू यानरान ने पता नोट कर लिया और ये श्वान के साथ जाने की तैयारी करने लगी। इस बीच ये मेंग के फ़ोन काटने के बाद उसने बार बार अपनी घड़ी देखना शुरू कर दिया। लगभग 10 बज चुके थे, लेकिन जिन अभिनेताओं के साथ वे सहयोग कर रहे थे वे अभी तक नहीं पहुंचे थे। ये मेंग एक असहज स्थिति में थी। लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद वो खड़ी हो गई और लिंगलिंग ब्यूटी के कर्मचारियों से पूछने का फैसला किया। अगर इसमें और देरी हुई तो वह वास्तव में समय पर अपने भाई को नहीं ले पाएगी। शंघाई में बहुत सारे लोग और कारें थीं। एक बच्चे के लिए ये बहुत खतरनाक था। लिंगलिंग ब्यूटी के प्रबंधक कार्यक्रम स्थल पर इंतजार कर रहे थे। जब ये मेंग ने ये देखा तो वो जल्दी से उनके पास गई और बहुत विनम्रता से पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि विज्ञापन के लिए दूसरे सहयोगी कब पहुँचेंगे? कहानी जारी रहेगी।